के बाद लंबे समय तक चुप रहने वाले भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब पहली बार सार्वजनिक मंच पर लौटे हैं। और वो मंच कोई सामान्य मंच नहीं, बल्कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता मनमोहन वैद्य की पुस्तक का विमोचन। ये मंच, ये समय और धनखड़ का भाषण, सब ने मिलकर भारतीय राजनीति में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर धनखड़ कौन सा संकेत दे रहे हैं, और सबसे अहम, उन्होंने अंग्रेजी में बोलने का जो कारण बताया, उसने सियासत में हलचल मचा दी। इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ महीनों तक गायब रहे, मीडिया से दूर, कोई बयान नहीं, सबकी नज़रों से ओझल। और फिर अचानक आरएसएस नेता मनमोहन वैद्य की किताब का मंच, उपस्थित अप्रत्याशित और बयान और भी अप्रत्याशित। धनखड़ ने कहा, I am speaking in English today so that even those who do not want to understand the positive image of India will be forced to see the real confident and rising India. और फिर जोड़ा, India today is strong, decisive and progressing at the pace the world is watching. ये बयान सामान्य नहीं था। ये संदेश सिर्फ उपस्थित लोगों के लिए नहीं, बल्कि देश विदेश के उन समूहों के लिए था जो भारत को आलोचना की आंखों से देखते हैं। लेकिन सवाल, धनखड़ ने ऐसा बयान आरएसएस के मंच पर क्यों दिया? धनखड़ का ये कहना है कि कुछ लोग देश की सकारात्मक छवि को समझना ही नहीं चाहते। सीधा सीधा उन वर्गों, राजनीतिक समूहों और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों और मीडिया पर इसे तंज माना जा रहा है जो भारत की ग्लोबल इमेज पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। आरएसएस का मंच, जहां राष्ट्रवाद और भारतीय उत्थान की विचारधारा केंद्र में होती है, वहां ऐसा बयान देना धनखड़ की राजनीतिक पुनर्स्थापना की शुरुआत माना जा रहा है। मनमोहन वैद्य, आरएसएस के वैचारिक स्तंभ, जिनके बारे में मीडिया रिपोर्ट कहती रही है कि कई मौक़ों पर वैद्य और मोदी सरकार के बीच वैचारिक असहमति देखने को मिली। और ऐसे मंच पर धनखड़ की मौजूदगी ने राजनीति में एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया है। क्या धनखड़ किसी नए समीकरण का हिस्सा बन रहे हैं, या ये कोई संकेत है? क्या ये एक वैचारिक पुनर्रेखण है? क्योंकि एक तरफ वे सत्ता पर सवाल उठाने वालों को अंग्रेजी में जवाब दे रहे थे और दूसरी तरफ आरएसएस की कोर विचारधारा के केंद्र में खड़े थे। और राजनीतिक में भी चुप्पी कई बार सबसे बड़ा बयान होती है। क्या धनखड़ अभी अवलोकन के मोड में है? क्या वे किसी बड़े रोल की तैयारी कर रहे हैं, या किसी महत्वपूर्ण पद के लिए सिग्नल का इंतजार? उनका ये मौन आरएसएस के मंच पर अचानक उपस्थिति और राजनीति के हर जानकार का ध्यान खींच रहा है। इसी के साथ चैलेंज देखिए, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ऑन सोर्स, चेंजिंग डे बाय डे इन ग्रेविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, and then there is civilizational contestation. It urges India to draw on its deepest inheritance. ये पुस्तक के बारे में कह रहा हूं। इन चैलेंजेस के बीच में पुस्तक हमें एक सीख देती है। Faced with these grim challenges, creating a very difficult environment, there is reprieve, there is light, beacon of hope, North Star, or let's say lighthouse, and that is we must fall back on our deepest inheritance. राष्ट्र as cultural entity, लोगों को राष्ट्र का कंसेप्ट बहुत सीमित कर दिया। ये पुस्तक आपके सोच को बहुत एलिवेट कर देगी। राष्ट्र एज कल्चरल यूनिटी, धर्म एज मोरल ऑर्डर, न्याय एज जस्ट गवर्नेंस, एंड ह्यूमन डिग्निटी एज नेशनल बेडरॉक, empowering a confident and rooted India to shape not our outcomes but global outcomes. The book persuades us to realize that Bharat, shaped by over 6,000 years of sustained civilizational wisdom, has the unique capacity to guide the world that presently, friends, is in turbulence. It reminds us that a nation rooted in spiritual depth, cultural continuity, and compassion can offer humanity a dharma and nyaya based on order, one that advances
harmony, justice, and collective upliftment in an age of global conflict and uncertainty.